जय हिंद दोस्तों, टॉप फिलर विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बॉडी की जानकारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी। हिंदी में समझने वाले हैं, पहले वो समझते हैं। गद्यांश, पद्यांश, लेखक, कहानी, रस, छंद, अलंकार, पत्र, निबंध, ये सब कुछ समझने वाले हैं। आप सभी को देखो पता होगा कि पेपर आपका कब है। 18 फरवरी को हमारा पेपर है। 18 फरवरी 2026 को हमारा हिंदी का पेपर है। यदि आप इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि आपके जो नंबर आने वाले हैं हिंदी में 100 में से कम 80, 85, 92, 93 नंबर आने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो हम करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी का महासंग्राम। अब देखो हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले ये समझो। हम गद्यांश पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। फिर हम पद्यांश समझेंगे। पद्यांश भी हमारा 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। फिर हम लेखक परिचय समझेंगे, अर्थात जीवन परिचय लेखक का, वो 5 नंबर का आता है। कवि परिचय समझेंगे, ये भी 5 नंबर का आता है। कहानी समझेंगे, कहानी भी 5 नंबर की आती है। खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का आता है। रस 2 नंबर का आता है। छंद 2 नंबर का आता है। अलंकार 2 नंबर का आता है। पत्र 8 नंबर का आता है। निबंध 9 नंबर का आता है। गद्य के 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और काव्य के भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, अर्थात 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। देखो मैं 73 नंबर तक का आपको इस वीडियो से बताऊंगा। कितने नंबर का? मैं 73 नंबर का आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो आप जोड़ लेना, 73 नंबर आपको पहुंचते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को आप देखने के बाद आप कह पाओगे कि हाँ, हमारी थोड़ा बहुत हिंदी स्ट्रांग हो चुकी है। तो चलिए आइए हम एक एक टॉपिक को समझते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे गद्यांश, इसके बाद पद्यांश, फिर लेखक परिचय, फिर कवि परिचय, कहानी, काव्यखंड, रस, छंद, अलंकार, पत्र, निबंध और लास्ट में समझेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए आइए समझते हैं। मित्रों पहला टॉपिक है हमारा गद्यांश। गद्यांश में आपको देखो एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से कोई 5 प्रश्न दिए रहेंगे। 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न तो कंपलसरी रहते हैं, जैसे पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 प्रश्न कंपलसरी रहते हैं, बाकी 3 प्रश्न कभी भी चेंज हो सकते हैं। जो रेखांकित अंश की व्याख्या, इससे रेखांकित अपने शब्दों में रेखांकित अंश की व्याख्या की जाती है। तो कैसे करते हैं वो सब आपको मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहना। चलो समझते हैं। देखो दिया है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। आपको क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी क्वेश्चन उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निरस्त्र होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज ही महती आवश्यकता है। इसको हमने एक बार पढ़ लिया तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ये किस चैप्टर से लिया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का नाम क्या था? भाषा एवं आधुनिकता। ठीक, उसी चैप्टर से लिया गया है। तो इसको एक बार और पढ़ते हैं जिससे आपको भी ये समझ में आए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह जो स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निशस्त्र होने पर भी वो कैसी है? परिवर्तनशील है। और कैसी है? गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज ही महती आवश्यक है। ये था हमारा और टॉपिक क्या था गद्यांश का, जो हमें पैराग्राफ दिया था उसे पढ़ लेता। अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। इसमें कहीं संदर्भ लिखने को नहीं कह रहा, तो हम संदर्भ नहीं लिखेंगे। हम केवल लिखेंगे पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो चलो मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब काव्य उत्तर पुस्तिका मिले तो आप अच्छे से डाल देना प्रश्न उत्तर संख्या 2, 3 जितने में आए। तो यहाँ 3 पर आपसे पूछा जाएगा तो मैंने डाल दिया प्रश्न उत्तर 3। फिर आपको ऐसे लिखना है नंबर 1 करके, फिर लिखना है पाठ का शीर्षक। केवल पाठ का शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? तो भाषा एवं आधुनिकता से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पाठ का लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बस आपको इसी तरह लिखना है और आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं।
हैं। एक लाइन में कैसे कि इस गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं और ये भाषा भाषा एवं आधुनिकता पाठ से लिया गया है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश में जो रेखांकित अंश है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःशक्त होने पर भी वो परिवर्तनशील और गतिशील है। इसे आप अपने शब्दों में लिखकर ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। देखो ऐसे आपको डालनी है अच्छी सी हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आपको अपने शब्दों में लिखना है जो भी समझ में आए, ठीक है। कि लेखक के विचार में भाषा संस्कृति का एक अंग है। कैसा अंग है? संस्कृति का अंग है। तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो लेखक के अनुसार या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी कह रहे हैं, ठीक है, कि लेखक के विचारों में भाषा संस्कृति का एक अंग है और वह संस्कृति से पृथक होकर अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। अर्थात क्या कह रहा है? वह संस्कृति से पृथक मतलब जुड़कर अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती है, ठीक है। किसी विशिष्ट परंपरा से संस्कृति की उत्पत्ति होने पर भी उसका स्वरूप सदैव यथावत नहीं रहता, वरना युगानुकूल आवश्यकताओं के अनुकूल उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य, कला, अभिनय आदि संस्कृति के संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में इस परिवर्तन और गतिशीलता के दर्शाए गए हैं किए गए हैं, ठीक है। इस दृष्टि से भाषा भी परिवर्तित होती रहती है और निरंतर गतिशील बनी रहती है, ये स्वाभाविक है, ठीक है। इसे आपको अपने शब्दों में करना है। देखो इसमें परिवर्तनशील और गतिशील आपको भाषा और संस्कृति के बारे में बताना है। आशा करता हूँ, देखो आशा ये करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी आप ये रटना की कोशिश तो मत करना, आप शब्दों को समझो, आप ये सॉल्व करने की कोशिश करो, इसे आप समझो, बार बार प्रैक्टिस करो तो 100% आपको ये आने लगेगा का, ठीक है। इसे आप अपने शब्दों में ट्राई करना। मैंने ये अपने शब्दों में लिखा था, थोड़ा बहुत किताब का है और अच्छे से मैंने इसको लिखने की कोशिश की थी। आप अपने शब्दों में इसको लिखना। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेखक कह रहा है कि भाषा जो है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम संस्कृति परंपरा से निःशक्त होने पर भी वो कैसी रहती है? गतिशील रहती है, परिवर्तनशील रहती है, समय समय से ये बदलती रहती है, ठीक है। प्राचीन काल में भी ये बदलती रहती थी, अब भी बदलती है। अभिनय, खेल कूद इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, किसमें? संस्कृति में, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या वो क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो बताओ किसकी गति? तो संस्कृति की गति किसकी? संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है? केवल लिखना है संस्कृति। क्या लिखना है? संस्कृति। संस्कृति आप ऐड कर लेना। संस्कृति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? बताओ नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? नए शब्दों का नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है। आपको पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल जाएंगे, बस आपको पढ़ना होगा 1 से 2 बार 3 बार इसे पढ़ना, तो आपको सारे आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। कि नए शब्दों की खोज करना क्यों आवश्यक है? तो बताओ नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? तो नए शब्दों की खोज भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो हमने सबसे पहली लाइन ही पढ़ा था, भाषा। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। ये किसका? 5th का आंसर है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो भाषा है। क्या है? भाषा है। आशा करता हूं आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताना। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पद्यांश। इसमें भी आपको 2 पैराग्राफ दिए रहेंगे जिनमें से आपको एक पैराग्राफ सॉल्व करना होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको हमेशा आपसे पूछेगा। पहला पूछेगा पाठ का शीर्षक, यह संदर्भ भी कभी कभी यहाँ पूछ लेता है, और कवि का नाम, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये 2 क्वेश्चन कटने वाले नहीं है, बाकी 3 क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर का मूड होता है वो किस हिसाब से बना रहा है पेपर। तो पद्यांश आपको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना जिससे आपको पद्यांश समझ में आ जाए। आप गद्यांश तो समझ सकते हैं पर पद्यांश थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तो चलो इसे भी समझते हैं।
लिखा हुआ है, पद्यांश दिया है हमारा कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल कटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। ये पद्यांश है। इसे आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझने के लिए आप जितनी बार इसे रिपीट करेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको माइंड में रिवाइज होगा, आपको याद आ जाएगा कि आपने किस चैप्टर में इसको पढ़ा। तो पहले हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो दे इसे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल कटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता नहीं तू ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी दे धार। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का से अभिनव मनुष्य नामक जो चैप्टर है उससे लिया गया है। अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। हमें पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखने को कह रहा है और इस संदर्भ नहीं कह रहा, तो हम संदर्भ नहीं लिखना, हमें केवल पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना है। तो देखो आप जैसे उस पद्यांश में लिखा था, गद्यांश में लिखा था, वैसे आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या अच्छे से आप डाल देना, फिर लिख देना पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि रामधारी सिंह दिनकर। आपके इस तरह लिखने पर एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ साफ दिख रहा है कि पाठ का नाम है। क्वेश्चन में क्या पाठ का शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक आपने लिख दिया अभिनव मनुष्य। कवि पूछ रहा है, कवि का नाम लिख दिया। इसमें आपने बीच में गुचुर पुचुर करके नहीं लिखा कि आप लिख दिया महाभारत, और महाभारत में नंबर जाते हैं कट। संदर्भ नहीं कह रहा तो संदर्भ नहीं लिखना है, जो प्रश्न में पूछा जाए उतना ही लिखा जाता है। इसके बाद एक्स्ट्रा नहीं लिखना, एग्जामिनर नंबर काट लेता है, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आपका पेपर ना छूटे, आप जल्दी जल्दी पेपर करो, क्योंकि आप अपना फालतू का समय वेस्ट मत करो, ठीक है। तो पाठ का शीर्षक आपको पता चला, अभिनव मनुष्य से लिया गया है, लेखक पता चला रामधारी सिंह दिनकर से लिया गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। बताओ विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। देखो विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक विनाशकारी हो सकता है। कैसा हो सकता है, हिंसक या विनाशकारी हो सकता है। कैसा हो सकता है, हिंसक या विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए यही कहा गया है कि तू मतलब खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है धार। तीखी धार अंग काटने की बात हो रही थी, यहाँ पर ये समझिए विनाश की बात हो रही है। कैसा विनाशकारी है, हिंसक है। इस वजह से विज्ञान जो है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हिंसक है। कैसा, विनाशकारी, इसलिए कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन समझ लो इसी से कि विज्ञान का प्रयोग करने में मनुष्य को शिशु समान क्यों कहा गया है। विज्ञान को प्रयोग करने में मनुष्य को शिशु समान क्यों कहा गया। देखो यहाँ पर कहा नहीं गया कि अभी शिशु अभी नादान, हो चुका है सिद्ध कि तू शिशु अभी नादान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता नहीं तू ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है धार। ठीक है, तो विज्ञान का प्रयोग करने पर मनुष्य को शिशु क्यों कहा गया है। देखो क्योंकि इस वजह से कहा गया है कि मानव की क्रियाओं और उपयोगों की पद्धति को देखकर, किसको, मानव की क्रियाओं को और उपयोगों की पद्धति को देखकर मनुष्य को शिशु समान समझा गया। कैसा समझा गया है, शिशु समान समझा गया है। क्योंकि आप देखते हो परमानेंट कुछ ना कुछ साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते ही रहते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और विनाशकारी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि पूरे पद्यांश में कौन सा अलंकार है। बताओ, देखो पूरे पद्यांश में, पूरे पद में या पूरे पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो आप सभी को पता होगा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कैसा रूपक अलंकार है, ये बात ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है हमसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है हमें, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में 2 पार्ट में दिया हुआ है। पहला दिया है कि तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। दूसरा दिया है कि खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। इसको 2 भाग में दिया गया है, तो हमें आंसर भी इसको 2 भाग में ही लिखना होगा। ठीक है, तो पहले आपको देखो किस तरह लिखना। तो आपको पढ़िए, पहले ऐसे डालना है हेडिंग। ठीक है, आप काले पेन से मस्त ऐसे करके डालना का नंबर, फिर आप डाल देना कहाँ से दे रखा, तो इसे दे फेंक। तो आपको बनिए आराम से इस कोष्टक करना है, कोष्टक के बाद लिख देना है तो इसे
दे फेंक, ठीक है? आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिख देना जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए, फिर डैश 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 करके लास्ट तक पहुँच जाना। कहाँ तक लिखा है इसमें? के पार। इतनी लाइन में पूछ रहा तो इसके पार यहाँ तक लिख देना, के पार तक। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप किसका कब आंसर दे रहे हैं, के पार, ठीक है? बस आपको इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखने के बाद पहले देखो आपको डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालनी है आपको? सबसे पहले डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इसके पहले ही डालना है ये, फिर का नंबर डाल के लिख देना, तो इसे दे फेंक डैश डैश के पार। फिर आपको अपने शब्दों में जो भी समझ में आए फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो आप लिख सकते हो अपने अनुसार, मैंने अपने अनुसार लिख कर लाया हूँ, आप अपने अनुसार ही लिखना, अपने अपने माइंड से ट्राई करना, अपने हाथों से लिखने की सोचना, आप कोशिश करना लिखने, तो आपसे 100% बनने लगेगा। देखो मैंने लिखा कि दिनकर जी, अर्थात यहाँ पर कवि दिनकर जी हैं, या आप ये कवि भी कह सकते हैं, कवि जी कहते हैं, या फिर मैंने लिखा दिनकर जी कहते हैं कि हे मनो, हे मानो, हे मनुष्य भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? कि तू विनाशकारी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तुम इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दो। परे मतलब बहुत दूर फेंक दो, सोचो मत। परे का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत ऐसी चीज जो आपके माइंड में आपने कभी सोची भी ना हो, ठीक है? ये था, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दो कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं तुम्हारे पास, या हमारे तक मनुष्य के पास, ठीक है? क्योंकि ये किसी भी समय विनाशकारी हो सकता है, ठीक है? इसे आप अपने शब्दों में लिखना आराम से, मुझे आशा है कि आप इससे लिख पाओगे। देखो एक बार हम पहले इसे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि दो इसे दे फेंक तज कर्मो स्मृति के पार। स्मृति मतलब अपनी याद से बहुत दूर फेंक दो। कहाँ? अपनी यादों से। स्मृति मतलब होता है याददाश्त, अपनी यादों से बहुत दूर फेंक दो। आप सोचो कि आप यदि इतनी ही लाइन का आप कर लो तो नहीं कर पाओगे, आपको पहली लाइन से करना होता है। एग्जामिनर भला ही यहाँ से पूछता है, पर आपको पूरे सेंटेंसों का अनुवाद करना होता है, ठीक? अनुवाद बोल लो या हिंदी में व्याख्या बोल लो, जो भी करना हो आपको कर लेना। पर आप सोचो कि इतना ही आप हमें करना होगा, नहीं आप कर ही नहीं पाओगे। बताओ यहाँ से कैसे करोगे? कि तो इसे दे फेंक टच कर्मो स्मृति के पार। अब यहाँ तो स्मृति के पार लास्ट तक तो पहुंचोगे, पर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो स्टार्टिंग हमेशा ऐसे करते हैं, या दिनकर से या कवि से। यहाँ पर दिनकर जी का है, मान लो यहाँ पर महादेवी वर्मा का होता, या मान लो जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु होता। तो आपको ऐसे कवि के अनुसार ही लिखना है, ठीक है? कि कह रहा है कि हे मानो, तू विनाशकारी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तुम इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दो, अर्थात इसे अपनी यादों से इतना दूर फेंक दो कि ये कभी भी आपको याद ना आए, ठीक है? क्योंकि ये किसी भी समय विनाशकारी हो सकता है। आपको कोई भी शब्द रटना नहीं, अपने शब्दों में इसे बनाकर लिखना होता है, क्योंकि व्याख्या करना है हमें, ठीक है? और दूसरा पार्ट में लिखा है कि खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी ये बड़ी धार। इसको कैसे लिखना है? तो देखो इसको ऐसे लिखना है, इसको मस्त डालना है का नंबर, फिर ऐसे लिखना खेल सकता नहीं डैश 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 करके ये धार तक, ठीक है? मतलब ये बड़ी तीखी ये धार, ठीक है? आपको लिखना है इस तरह कि कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी, पैनी मतलब तेज है। कैसी है? तीखी, तीखी मतलब तेज है। कैसी? पैनी है। अज्ञानी है हम लोग। कैसे अज्ञानी? हमें विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तकनीक तनिक तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। देखो यदि हमसे गलत कोई एक्टिविटी हो गई, मान लो हमने कोई परीक्षण किया, वो गलती से गलत हो गया, तो उसमें हमारी जान जा सकती है। इस वजह से हमें विज्ञान से, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आशा करूँ आपको पद्यांश समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम समझेंगे लेखक का जीवन परिचय। किसका? लेखक का जीवन परिचय। जहां तक मैं सभी जीवन परिचय आपको पढ़ा चुका हूं, आपको प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको हरिशंकर परसाई का बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी तक हरिशंकर परसाई का नहीं बताया है, तो इस वजह से मैं आपको हरिशंकर परसाई का ही बताऊंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी बनता है। ये लास्ट के चैप्टरों से है। यदि शुरुआत के चैप्टर से नहीं पूछता तो कभी कभी लास्ट के चैप्टरों से एग्जामिनर उठाकर पूछ लेता। अब मान लो किस्मत किस्मत क्या होती है तुम्हें पता है? कभी कभी किस्मत इतनी खराब होती है कि जो जो आप पढ़ के जाते हो, जैसे कौन कौन से पढ़ के जाते हो? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल काल मिश्र प्रभाकर, ये 3 पढ़कर चले गए, पता चला किस्मत खराब है, तीनों नहीं पूछता एग्जामिनर। पर आपके सेट में नहीं पूछा, दूसरों सेट में पूछता है, पर आपके सेट में नहीं आता। तो इस वजह से आपको सारे जीवन परिचयों का, ज्यादा नहीं तो संक्षिप्त परिचय याद करके ही जाना है। मैं आपको संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं सभी कुछ बताने वाला हूँ। इसी तरह के आपको पिछले भी
यदि आपने पिछले जीवन परिचय देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। चलो हम पहले समझते हैं, हरिशंकर प्रसाद जी का है। और नोट पॉइंट तो यार समझा नहीं, आप नोट पॉइंट पहले समझते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, आपको 80 शब्दों में ही अपना जीवन परिचय समाप्त करना होगा, अन्यथा एग्जामिनर नंबर काट लेगा, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, फिर मत मेरे से कहना। मैं संक्षिप्त परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो लिख देना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतनी आप लिख देते हो तो एग्जामिनर का फोकस कहाँ जाता है, डायरेक्ट संक्षिप्त परिचय में जाता है, जिससे लगता है एग्जामिनर को कि बच्चा टैलेंटेड है, इसको याद भी है। तो एग्जामिनर ज्यादा चीजें नहीं चेक करता, कि आपने यदि जीवन परिचय में थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया है तो एग्जामिनर नहीं चेक करता है। यदि आपको ये संक्षिप्त परिचय याद भी है तो आप जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हो। एग्जामिनर जो भी पूछे बोर्ड एग्जाम में, जो भी है उतना ही लिखना है। यदि वो जीवन परिचय कह रहा है तो आपको जीवन परिचय प्रमुख रचनाएं लिखनी है, और यदि वो कह रहा है साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखो तो साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है। जीवन परिचय फिर आपको नहीं लिखना, पर एग्जामिनर कब क्या पूछता है मुझे नहीं पता, पर इसलिए मैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इसे समझते हैं बिना टाइम वेस्ट करने के लिए। नाम हरिशंकर परसाई, जन्म सन 1922, और कहीं कहीं आपको 24 लिखा रहेगा, कहाँ और कहीं कहीं देखो लिखा रहता है 1924, ये मतभेद है, कब हुआ था क्लियर डेट नहीं मिलती, पर ज्यादातर किताबों में 1922 मिलता है, तो मैंने आपको 1922 बता दिया, कहीं कहीं 1924 ईस्वी भी लिखा रहता है। ओके, जन्म स्थान जमानी मध्य प्रदेश, कहाँ, जमानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। पिता लल्लू प्रसाद परसाई, माता चंपाबाई, संपादन वासुदा मासिक पत्रिका। भाषा कैसी थी, खड़ी बोली थी। शैली कैसी थी, दिव्यांगात्मक और आत्मपरक थी। प्रमुख रचनाएं रानी नागफनी की कहानी, मैंने यहाँ पर एक रचना बताया, लास्ट में आपको बहुत सारी रचनाएं बताने वाला हूँ। मृत्यु 1995 ईस्वी। यदि आपको ये चीजें याद है तो आप जीवन परिचय आसानी से लिख पाएंगे, या साहित्यिक परिचय भी आप आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय में मैंने यहाँ पर संपादन बता दिया, वसुधा मासिक पत्रिका। आप साहित्यिक परिचय में इतना भी लिख देंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़के के पास टैलेंट है, वो सही लिख कर लाया होगा। चलो समझते हैं अब जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखो आपको क्या लिखना है कि हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक, स्नातक मतलब बीएससी तक कह सकते हैं आप, स्नातक तक की शिक्षा की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई थी, और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी, और 1955 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जीवन परिचय आप छोटा ही लिखना, क्योंकि एग्जामिनर 80 शब्द बोलता है, 80 शब्द कितने ही होते हैं आप दिमाग लगा सकते हो। जीवन परिचय, हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकर स्नातक की शिक्षा मध्य प्रदेश से हुई थी, और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी। सन 1955 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम समझते हैं इनके आगे साहित्यिक परिचय को। साहित्यिक परिचय समझते हैं हरिशंकर प्रसाद जी का। प्रसाद जी हिंदी दिव्यांग के आधार थे, ठीक है। नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये रचना याद करना, ये पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य संस्था तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें कला कथाकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में जाना जाता है। साहित्यिक परिचय देखो ज्यादा खास नहीं है, आप इतना ही लिख देना कि परसाई जी हिंदी दिव्यांग के आधार थे, नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर पर्दा डाला था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि परसाई जी ने या हरिशंकर परसाई जी ने वासुदा मासिक पत्रिका को लिखा था या प्रकाशित किया था। इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर पर ग्रंथ पर इन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य संस्था तथा मध्य प्रदेश कला परिषद से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें कथाकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में जाना जाता है। अब हमें समझना है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। आप दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, आप इससे पहले या इसके बाद आप कहीं पर भी लिख देना भाषा। भाषा में आपको याद रखना खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। और आपको याद रखना है शैली, कैसी शैली। शैली में आपको देखो कौन कौन सी याद रखना है, आप ज्यादा नहीं तो एक याद रखना, ठीक है। दिव्यांगात्मक और आत्मपरक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आत्मपारक, ठीक है। बस आप ये दो चीजें और लिख लेना, और फिर लिख देना प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में आप लिख देना, पहली रचना लिखना रानी नागफनी की कहानी। दूसरी आप लिख सकते हो विकलांग श्रद्धा का दौर।
तट की खोज, हंसते रहें, रोते रहें, जैसे उनके दिन फिर, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, तब की बात और थी। ये था हरिशंकर जी का, परसाई जी का जीवन परिचय। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कवि जीवन परिचय। क्या? कवि जीवन परिचय। आपको ये भी याद रखना है, इसे भी 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। हम समझने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इन्हें भी हम पहले समझेंगे संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर प्रमुख रचनाएं इनकी समझने वाले हैं। तो संक्षिप्त परिचय में आपको क्या क्या याद रखना है? नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, उपाधि, भाषा, शैली, रचनाएं और मृत्यु। इतनी चीजें आपको याद रखना है संक्षिप्त परिचय में। तो नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर नाम था। जन्म क्या था? जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। जन्म स्थान बिहार में। आप जन्म स्थान बिहार भी लिख सकते हैं, या फिर सिमरिया गांव। कौन सा? सिमरिया गांव। पिता बाबू रवि सिंह, माता मनरूप देवी, उपाधि राष्ट्र कवि। अब आपसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा लेखक है या कौन सा कवि जिसे राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है। भाषा हिंदी थी, शैली विचारात्मक भावात्मक थी। ठीक है। रचनाएं उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। उर्वशी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सारी रचनाएं पूछी जाती है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये था इनका संक्षिप्त परिचय, आपको याद रखना है। आप जीवन परिचय नहीं याद रख सकते तो आप संक्षिप्त परिचय यार याद ही रखना, क्योंकि आप इतना याद रखते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय बनाकर लिख सकते हो। चलो जीवन परिचय भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। जीवन परिचय में देखो क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। सन 1932 में बीए की परीक्षा पास करके एक स्कूल में अध्यापक बने। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए। सन 1974 कब? सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो जाता है। ये था नॉर्मल सा छोटा सा जीवन परिचय। आप 2 मिनट इसे याद करते हो तो ये याद हो जाता है और आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर ये पक्का करवा देता है। जीवन परिचय एक बार हम इसको और समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। सन 1932 में बीए की डिग्री प्राप्त की और एक स्कूल में अध्यापक बन गए। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए। सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो जाता है। अब हम समझते हैं साहित्यिक परिचय। अब हम समझते हैं साहित्यिक परिचय, रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। राष्ट्रकवि का गौरव प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी सन 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये लोगों के प्रति निष्ठावान, समाजवादी, दायित्व के प्रति सहज तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि थे। साहित्यिक परिचय में देखो आपको ज्यादा बातें नहीं लिखनी है, छोटी जितनी साहित्य में होती है उतनी बातें लिखी जाती हैं। महाभारत नहीं लिखनी, आपको 80 शब्द भी लिखना, ये भी ध्यान देना। आपका टाइम भी ध्यान देना है कि आपका टाइम भी ना छूटे, आपके कोई क्वेश्चन भी ना छोटे बोर्ड एग्जाम में। तो राष्ट्रकवि का गौरव प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी का सन 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा ये लोगों के प्रति निष्ठावान, समाजवाद, दायित्व के प्रति सहज तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित रहे कवि थे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। रचनाएं में रेणुका याद रखना, हुंकार, बापू की रचना है बापू, इतिहास के आंसू, रेती के फूल, ये रचना यार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसे याद रखना। कुरुक्षेत्र, उर्वशी भी बहुत बार पूछी गई है। संस्कृति के 4 अध्याय आपको पता होगा, और रसवंती, ये सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओंकार पूछता है, रेणुका पूछता है, बापू, इतिहास क्या, रेती के फूल, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और रसवंती, इनकी ये आदि रचनाएं हैं। ये बहुत सारी, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। मान लो इतनी रचनाएं की कि इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। राष्ट्र कवि का दर्जा साधारण से किसी भी कवि को, बहुत कम कवियों को ही मिला है। उनमें से एक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इसे अच्छे से याद कर लेना। जहां पर भी समझ में ना आए हो तो कमेंट में बताना। अब हम समझते हैं इसके आगे कहानी। कहानी को भी आपको याद रखना है कि इसे 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है।
मतलब 2-4 शब्द यहाँ वहाँ हो जाए, पर आपको अनुमानित 80 शब्द ही लिखना है। हमने पिछली वीडियो में समझा था बहादुर कहानी को, इस बार हम समझने वाले हैं पंचलाइट कहानी को। देखो, बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी, लाठी, इन्हीं में से कोई आएगा। एक-एक करके आप वीडियो पर डे देखते रहिएगा, आपको मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूँगा हिंदी में। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं पंचलाइट। आपको बहादुर कहानी की डिस्क्रिप्शन की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहाँ से आप देख लेना, ठीक है? तो पंचलाइट कहानी समझते हैं। पंचलाइट श्री फरिश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखना, ठीक है? ये पंचलाइट श्री फरिश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। इसमें बिहार के ग्रामांचलों का जीता जागता चित्रण प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी और संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखो, जो पंचलाइट कहानी है, ये पहली बात तो ये याद रखना, लेखक का नाम बहुत मायने रखता है कि पंचलाइट श्री फरेश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में आप इस तरह भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि इस कहानी में वातावरण प्रधान, गांव का वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामांचलों का जीता जागता चित्रण प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। कहानी की विशेषता निम्नलिखित है। कथानक, कथानक क्या होता है? पूरी कहानी का केंद्र बिंदु होता है कथानक। यदि आप कथानक समझ गए तो आप पूरी कहानी को समझ जाते हैं। चलो इसे भी समझते हैं, कथानक क्या है। गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजा का आयोजन किया जाता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, औरतें इकट्ठा होती हैं, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। गांव के दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अर्थात ताना मारते हैं, हैं कसते हैं। अतः वे उसकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता का बोझ ढोना नहीं चाहते, अर्थात जो मेहता टोली के लोग हैं वो दूसरी टोली के लोगों से सहायता नहीं लेना चाहते हैं। गांव की एक लड़की मुनरी, जिसका प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत किया गया है, बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। इसको एक दो बार और समझते हैं, फिर इसके आगे समझेंगे, ठीक है? मैंने ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, आपको 100 शब्दों के आसपास का होगा। आपको इनमें से भी आप कुछ शब्द भूल जाएंगे, कुछ याद रहेगा, तो इस वजह से मुझे बड़ा बताना पड़ता है और आप छोटा ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में ही लिखना लगभग। तो गांव के मेहता टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है, जिसे वो पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। उसके उद्घाटन पर कीर्तन पूजा का आयोजन होता है और संध्या समय अर्थात शाम के समय कीर्तन मंडली का अर्थात औरतें इकट्ठा होती हैं, गीत गाती हैं और मेन मौके में जब पंच लाइट जलाने का समय आता है, उस समय पता चलता है कि कोई पंच लाइट जलाने का जानकार नहीं है। फिर एक वहां पर गांव में एक लड़की होती है, मुनरी काकी की लड़की, क्या होता है नाम होता है, देखो काकी की लड़की होती है, उसका नाम होता है मुनरी। क्या नाम होता है? मुनरी, ठीक है। उसका प्रेमी होता है गोधन। गोधन को सिनेमा के गीत गाने के लिए उसे जाति बहिष्कृत किया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है और उसे अपनी जो टोली थी उस टोली से अलग कर दिया जाता है। वो बताती, मुनरी बताती है कि मुनरी का जो प्रेमी वो अपनी सहेली से बताती है कि मेरा प्रेमी गोधन उसे पंच लाइट जलाना आता है, अर्थात पेट्रोमैक्स जलाना आता है। तो जो उसकी सहेली होती है वो काकी से बताती है, फिर काकी पंचायत लोगों से बताती है, जो पंचायत बैठती है उनसे बताती है, पंच लोगों से बताती है। गोधन बुलाया जाता है, पंच लाइट जलाई जाती है और पंच लाइट काफी गोधन का भी वहां सम्मान किया जाता है और गोधन को भी अपनी जाति में दोबारा बुला लिया जाता है, अपनी टोली में बुला लिया जाता है। तो ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश की। यदि आप देखो जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो गांव के मोहता टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसे वो पंच लाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, औरतें इकट्ठा होती हैं, किंतु ऐन मौके पर मालूम होता है कि मेहता टोली के लोग पंचलाइट जलाना नहीं जानते हैं। गांव के दूसरी टोली वाले लोग ताना कसते हैं, उनकी सहायता नहीं लेना चाहते थे। जो मेहता टोली के लोग थे वो दूसरी टोली की सहायता नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी कृतज्ञता का बोझ वो नहीं ढोना चाहते थे। गांव की एक लड़की मुन्नी, जिसका प्रेमी गोदन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया था, बतलाती है कि गोदन पंच लाइट जलाना जानता है। अब हम समझते हैं इसके आगे। टोली का सरदार, जो टोली का सरदार होता है,
अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है, वह बिना स्पिरिट, वहां स्पिरिट नहीं होती, बिना स्पिरिट के ही वो गरी के तेल गरी के तेल से द्वारा पेट्रोमैक्स जला देता है। अपनी दक्षता, अपना ज्ञान को सिद्ध करता है, अपने नॉलेज को वहां सिद्ध करता है और सब पर वो प्रभाव जमा लेता है और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये था हमारा कथानक। अब हम समझेंगे उद्देश्य क्या है कहानी का, इसको एक बार और समझे। जो मेहता टोली के सरदार थे, उन्होंने अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन को सजा जो होती है वो कम कर देता है, वापिस ले लेते हैं और गोधन बुलाया जाता है और वहां पर स्पिरिट नहीं होता। जब स्पिरिट नहीं होता तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। कैसे सभी लोग चिंतित हो जाते हैं? फिर वो क्या करता है, गोधन करता है कि गरी का तेल लाता है और फिर गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स को जला देता है। अपनी दक्षता वहां सिद्ध करता है, अपना प्रभाव वहां जमा लेता है और उसे सभी लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं और रात भर गाना बजाना दबा कर होता है। कहानी का उद्देश्य क्या? कहानी का उद्देश्य समझ लेते हैं। कहानी का उद्देश्य है कि कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्रण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचलों के खोखलेपन, अंधविश्वास और रूढ़ियों की बखिया उधेड़ने का पाठकों के समक्ष कार्य किया है। ये समझ रखा है। उद्देश्य कहानी का बस यही है। यदि कहानी का उद्देश्य है तो आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्रण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कहानीकार ने ग्रामांचलों के खोखले अंधविश्वास और रूढ़िवाद को उधेड़ कर रख दिया है पाठकों के समक्ष। ये था पंचलाइट कहानी। ठीक है, आप ये इस कहानी को 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना बैक कर करके, आपको ये याद हो जाएगा 100%। आपको 80 शब्द ही लगभग इसमें होंगे। देखो, पंचलाइट स्टार्टिंग में बता दिया था कि पंचलाइट फिर सुधार द्वारा लिखी गई है, फिर कथानक बता दिया, फिर उद्देश्य बता दिया। आपको इतनी ही चीजें लिखनी है। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछता है खंड काव्य और 5 अंक का पूछता है खंड काव्य। देखो, मैं रहता हूँ हमीरपुर जिले में। कहाँ रहता हूँ? तो हमारे हमीरपुर जिले में पूछा जाता है श्रवण कुमार का। आप किस जिले में रहते हैं? आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना अपने जिला का नाम, ठीक है, और अपना नाम, अपना जिले का नाम कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। देखो, 5 नंबर का पूछा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी एक कहानी की तरह होता है। कैसा होता है? एक कहानी। जैसे इसमें पूछता है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, ये दशरथ की कहानी। तो ऐसे जो भी आपके जिले में लगता होगा, जो भी आपके जिले में आता है खंड काव्य, उसके हिसाब से आपको उसका याद करना होता है। किसी किसी का महात्मा गांधी का आता है, किसी किसी में कर्ण का आता है। हमारे में तो हमीरपुर जिले में रहता हूं तो मेरा श्रवण कुमार का आता था। अब हम समझते हैं इसके आगे। आशा करता हूं आपको ये खंड काव्य वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर कमेंट कर देना जो भी आपका डाउट होगा, फिर मैं आपको उसको बाद में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे। रस रस बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। परिभाषा सहित उदाहरण देना होता है। पहले हम समझेंगे हास्य रस। मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूं, उसे भी देखना। उसमें मैंने जहां तक 2 रस पढ़ाए थे, आपको 2-2 रस करके 3-4 वीडियो में आपके मैं सारे रस समाप्त कर दूंगा। आपके 2 नंबर नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो हास्य रस समझते हैं। देखो, परिभाषाएं सभी का सेम होते हैं। स्थायी भाव चेंज होता है और उदाहरण चेंज होता है। ठीक है, तो हास्य रस की परिभाषा समझते हैं कि जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण समझते हैं। आपको सबसे मेन परिभाषा प्लस उदाहरण है। उदाहरण के ही बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलते हैं। कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बौका होए। ये देखो, एग्जाम्पल पढ़ाने के हिसाब से आपको इसका गलत मतलब मत समझना, आप लोग बुरा मत मानना। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, एकदम की नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, देहाती भाषा में, कि कोई बुरा मत मानना। केवल जो एग्जाम्पल है वो केवल आपको याद करना और बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलाने का ही मकसद है। ठीक है, कि बुरे समय में देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। ये हास्य रस का एग्जाम्पल है, पहला है। और दूसरा समझते हैं कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजा जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। ये दूसरा, यदि आपको ये नहीं याद होता तो ये याद कर लेना, पर 2 में से कोई एक याद कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हास्य रस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हास्य रस में जब भी वो अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, हास्य नामक स्थायी भाव होता है, उत्पन्न होता है। उदाहरण में, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। और दूसरा है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। देखो, थोड़ा कॉमेडी टाइप के, थोड़ी
इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको याद बने रहे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अब हम समझ लेते हैं करुण रस। कौन सा रस? करुण रस, हास रस, करुण रस। मैंने श्रृंगार रस और वीर रस आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, देख ले, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझो करुण रस। जब विभो अनुभूत तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। कैसा? शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण समझते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। ये जयशंकर प्रसाद जी का एक रचना उससे लिया गया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। एक तो इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड वाला याद कर सकते हैं कि ए दोस्त लौट के घर आजा, ए मेरे दोस्त लौट के आजा घर, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा देखो, ये शोक वाले हैं, करुण रस के हैं, इस वजह से इस तरह के है कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा घर, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। या इसको ये नहीं याद करना तो आप ये वाला याद कर लेना कि इस करुणा कलित हृदय में अब विगल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में है वेदना असीम गरजती। आशा करता हूं आपको करुण रस और हास रस समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। टॉपिक है छंद। छंद भी हमारा बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रस में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वैसे छंद भी मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सोठा और चौपाई में पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो हम रोला और सोठा समझने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं सोरठा। ठीक है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। सोठा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का पूरा उल्टा होता है। कैसा होता है? दोहे का पूरा उल्टा होता है। सबसे मेन देखो उदाहरण होता है। उदाहरण में आपको मात्राएं निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम चलो समझते हैं मात्राएं निकालना कैसे समझते हैं। देखो, जो लघु और गुरु दो होते हैं। एक लघु होता है, लघु होते हैं जो छोटे छोटे। लघु का मतलब होता है छोटा छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा बड़ा। तो लघु का मतलब होता है एक। क्या होता है? इसको एक बोलते हैं उसमें। ठीक है, इसमें एक बोलते हैं और एस लिखते हैं जहां पर, उसे दो बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं। तो इसे एक पढ़ा जाता है, उसको दो। तो ठीक है, जो लघु उनमें एक लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी लघु है, एक लिखेंगे, यहाँ पर लघु एक लिखेंगे, यहाँ पर भी लघु एक है। मंगल में 2 आएंगे क्योंकि यहाँ पर बूंदी होगी ना कि वहां पर। ठीक है, इस पर 2 आएंगे और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये बड़ा है तो यहाँ 2 और एक यहाँ। चलो मात्राएं आप गिनते हैं कितनी है। तो मात्राएं निकल के हमारी कितनी आई, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी मात्राएं निकल के आई हैं? 11 मात्राएं निकल के आई हैं। कितनी? 11 मात्राएं। ठीक, 11 मात्रा। ठीक है, अब क्या है कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो हमारे कितनी निकल के आई हैं? 11 मात्राएं निकल के आई हैं पहले चरण में। अब हमें समझना तीसरा चरण। ये था हमारा पहला चरण, ये है हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण समझते हैं। इसमें भी एक, इसमें भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ पर बाद में देखते हैं। यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ एक। अब गिन लेते हैं कितनी है, फिर ये इसके हिसाब से हम लगा देंगे कि यहाँ एक आएगी कि 2 आएंगी। ठीक है, तो 3 यहाँ है, 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, यहाँ पर हमारा एक आएगा। क्या? इसको भी हम लघु में ही गिनते हैं। इसे पहले एक भी लिख सकता था, पर आपको डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर एक आएगा कि 2 आएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कितनी मात्राएं निकल के आई हैं? 11 मात्राएं निकल के आई हैं। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्रा होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो चलो 13-13 मात्राएं भी यहाँ गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितनी मात्रा निकल के आई? 13 मात्रा निकल के आई है। यहाँ कितनी मात्रा निकल के आई हैं? 13 मात्रा निकल के आई हैं। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर कितनी मात्रा निकल के आई हैं? 13 मात्रा निकल के आई हैं। अर्थात हमारा जो सोठा का उदाहरण है वो एकदम की सही है। सोठा का एग्जाम्पल क्या है? ये अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो हमारे दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। आपको 11-11 13-13 मात्राएं मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है। अब हम समझते हैं रोलक। देखो कि इसमें मात्रा निकालना बहुत जरूरी। मात्रा नहीं निकालोगे एग्जाम में नंबर काट लेगा, फिर मेरे से मत कहना। चलो समझो रोला क्या है।
ये सममात्रिक छंद है। कैसा? ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण इसमें भी होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर ये यति होता है। क्या? 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। 11 मात्राएं यहाँ तक होती हैं, देखो ये कोमा लगा है ना, और ऐसे ही 13 मात्राएं आगे होती हैं। ठीक है, हमें 24 मात्राएं गिननी है। तो चलो इसे भी गिनते हैं। 24 मात्राएं कैसे गिनते हैं? देखो यहाँ पर 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। अब हमें 24 मात्राएं गिननी है। चलो गिनते हैं। अच्छे से गिनना। 2 इसके 4, 2 6, 2 8, 1 9, 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्राएं निकल के आई? 24 मात्राएं निकल के आई। ठीक, कितनी निकल के आई? 24 मात्राएं निकल के आई। ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। तो हमारी 24 मात्रा निकल के, हमारा मतलब पहली लाइन का एग्जाम्पल तो सही है। चलो दूसरा समझते हैं इसको। पहला 1 1 1 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कहाँ 1 कहाँ 2 लगाते हैं। चलो मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सॉरी 23 निकल के आई। चलो एक बार और दोबारा से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 निकल के आ रही है। हमारा मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई। तो इसको एक बार हम और चेक कर लेते हैं। यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ यहाँ पता हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है। हमारा सब कुछ सही है। जो ये देखो, जो ये राह है और ये जो इससे पहले की जो मात्राएं होती हैं ये डबल हो जाता है। जो धा है हमारा यहाँ पर डबल आ जाएगा। विधर्मी में जो धा ये जो है इस मात्रा की वजह से ये डबल हो जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है। ऐसे यहाँ पर प्रसिद्ध में भी दा की वजह से जो ये सी है हमारा छोटा सी है, पर ये बड़ा सी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ा सी। ऐसी यात्रा की वजह से छा छाता है, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर हमारा मिस्टेक था उसको हमने सही कर लिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 4 24। ठीक है, तो अब ये क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि ये जो रा है, उड़नता रा लगा है, विधर्मी में रा है, ये इसमें आ जाता है और ये डबल कर देता है। चलो अब नेक्स्ट वाला समझ लेते हैं कि इसमें कितने आएगी? 1 आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ जंगी। ठीक है, इसमें भी जहाँ तक 2 आएंगी, इसमें भी 2 आएंगी, इसमें 1 आएंगी, इसमें 1 आएंगी, इसमें 2 आएंगी, इसमें 2 आएंगी। ठीक है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 4 24। ये भी हमारा एकदम सही है। यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, प्रसिद्ध में 1, और ये जो आधा दा है, धा है हमारे, इसकी वजह से ये डबल हो जाता है। इस वजह से यहाँ 2 आ जाएंगी, यहाँ 1, यहाँ त्रा छाता हमारा डबल हो जाएगा, त्रा हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये भी 24 मात्राएं हो जाती हैं। कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट विधर्मी मुगल खुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी ना जहाजी, ये वही हैं प्रसिद्ध छत्रपति भू शिवाजी। ठीक है, छत्रपति भू शिवाजी। ये था हमारा रोला का एग्जाम्पल। जो मात्राओं में हल्की मिस्टेक हुई है वो आप इसको अच्छे से 1 2 बार समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोबारा से बता दूं कि रा की वजह से यहाँ पर बड़ा हो जाता है, ऐसे यहाँ दा की वजह से बड़ा हो जाता है, ऐसे तरह कहीं पर भी छत्र में से हमेशा छा जाता होता है, ये जो बड़ा होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलंकार। अलंकार भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाना है। देखो हम पिछले वीडियो में आपको बताऊं अलंकार भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। कौन कौन से रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम हर एक वीडियो में 2 2 अलंकार पढ़ रहे हैं जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। तो चलो समझते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है।
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, क्या किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु के जो चरण है वो कमल के समान है। भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है ना यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें भी रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इसे समझ लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कैसा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण कौन सा है समझ लो, कि नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है, नेत्रों को कमल के समान संभावना व्यक्त की जा रही है कि नेत्र मान लो कि कमल है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि नहीं की जा रही, मान रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कि तरिन तरुजा तर तमल तरुण बहु छाए, झुके कुल सौ जल परसन हित मनहु सुझाए। जहां पर तनहु मनहु ये आ जाए, मानो जानो, वहां पर कैसा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी होता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये दो थे एग्जाम्पल। उत्प्रेक्ष अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तरिन तरुजा तर तमल तरुण बहु छाए, झुके कुल सौ जल परसन हित महुए मनहु सुझाए सुहाए, ठीक है। दूसरा है नेत्र मानो कमल है। और रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंधु है जाए, ये मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। आशा करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन दो प्रकार से, तीन प्रकार से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है सफाई हेतु, ठीक है, आपको सफाई हेतु याद रखना है। दूसरा पूछा जाता है बैंक के लिए, तीसरा पूछा जाता है प्रधानाचार्य के लिए। मैं आपको सफाई के लिए बता चुका हूं, अब हमें समझना है बैंक के लिए। नेक्स्ट में मैं अगला बता दूंगा, ठीक है। तो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज। यदि आप बैंक चेंज करना चाहते हैं आप जिस बैंक में वहां पर लिख सकते हैं। विषय बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में, ठीक है। महोदय, सभी निवेदन है कि मैं प्रति का खागा प्रयागराज का निवासी हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण अभी तक रुका हुआ है। मेरे पास सभी आवश्यक कागजात हैं, ये दस्तावेज हैं, आप दस्तावेज भी लिख सकते हैं, ये कागजात मौजूद हैं। अतः श्रीमान जी मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि एक सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की कृपया की जाए। प्रयागराज, तिथि लिख देना है 18 फरवरी 2026। इसी तरह डेट लिखना, इस तरह नहीं लिखना, इस तरह डेट मत लिखना, ठीक है, कि 18 दूसरा और 2026 इस तरह आपको डेट नहीं लिखनी है, ये डेट रॉन्ग मानी जाती है पत्र लिखने में, ठीक है। प्रति का खगा डेट आपको इस तरह ही मेंशन करना है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं पत्र में, कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। ये ध्यान देना कि सेवा के बाद कॉमा लगाते हैं एग्जामिनर। देखो मुझे पता है आपको भी पत्र लिखना आता है, पर नहीं आता, मुझे पता है, ठीक है। आपको पत्र लिखने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये एग्जामिनर देखता है। सेवा में शाखा प्रबंधक कॉमा, भारतीय स्टेट बैंक कॉमा, प्रयागराज, ठीक है, पूर्ण विराम, विषय बैंक में खाता खोलने के लिए संदर्भ में पूर्ण विराम, महोदय कॉमा, सबने निवेदन है कि मैं प्रति का खागा कॉमा प्रयागराज का निवासी हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण अभी तक मेरे पास मतलब रुका हुआ है, ठीक है। मेरे पास सभी आवश्यक कागजात मौजूद हैं। अतः श्रीमान जी या महोदय जी, ठीक है, ये बैंक प्रबंधक जी आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि एक सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की कृपया की जाए। प्रयागराज, तिथि डाल देना है और प्रति डाल देना है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निबंध। निबंध में हम समझेंगे भारत में आतंकवाद की समस्या। अब ये क्यों समझ रहे हैं, पहले इसका कारण समझ लो क्यों समझ रहे हैं। देखो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार विस्फोट हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था। इस वजह से हम भारत में आतंकवाद, ये टॉपिक ऐसा, ये करंट का टॉपिक है, ये हिंदी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको आतंकवाद पर निबंध तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। देखो आप तैयार कर लोगे, आपको घाटा नहीं है, आप पढ़ोगे जानकारी मिलेगी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम है। यदि आप समुद्र से एक बाल्टी भी पानी लेते आते हो तो समुद्र को कोई घाटा नहीं, आपको घाटा, क्योंकि आप समुद्र का एक ही बाल्टी पानी ला पाए। ऐसे शिक्षा आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे वो आपके लिए है, उतना ही आप घाटे में चलते जा रहे हो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा घाटे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया
करो। ठीक है, तो हम भारत में आतंकवाद की समस्या का कारण है क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अटैक हुआ है कुछ दिन पहले और पहलगाम में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में। इस वजह से हम आतंकवाद पर निबंध पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम निबंध आतंकवाद पर न पढ़कर पर्यावरण प्रदूषण पर पढ़ते हैं। चलो रूपरेखा तैयार करते हैं। इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करना है, पहले आपको प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद के अंत का उपाय और उपसंहार, आपको इस तरह से रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा के एग्जामिनर देता है आपको 2 मार्क्स, लिखा रहता है ना 2+7 या फिर 7+2 लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, इसी वजह से लिखा रहता है। रूपरेखा के 2 नंबर मिलते हैं। इसके बाद निबंध के आप बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट प्रस्तावना से और डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जामिनर वहीं पर आपको 5 नंबर या 6 नंबर दे देता है। चलो अब हम समझते हैं प्रस्तावना। रूपरेखा तैयार कैसे, भारत में आतंकवाद, रूपरेखा, प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, उद्देश्य, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का अंत का उपाय और उपसंहार। इस तरह से आपको हेडिंगें बना लेनी है। फिर आपको प्रस्तावना डालना है, अच्छे से हेडिंग डालनी है, फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है कि आतंकवाद आज की दुनिया के लिए सबसे गंभीर चुनौती है में से एक है। आतंकवाद आज की दुनिया के लिए सबसे गंभीर चुनौती में से एक है। कैसा है, आजकल देखो, आजकल बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में सगले आतंकवाद बहुत ज्यादा है। कुछ देश तो आतंकवाद को सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, आतंकवाद आज की दुनिया के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह एक मानसिकता तथा कार्य प्रणाली है जिसमें हिंसा, भय एवं असुरक्षा का उपयोग करके समाज, सरकार या किसी समुदाय को अपनी शर्त पर झुकाने की कोशिश की जाती है। आतंकवाद आज की दुनिया के लिए सबसे गंभीर चुनौती में से एक है। यह वह मानसिकता और कार्यप्रणाली है जिसमें हिंसा, भय मतलब मारकूट, लड़ाई धंधा यही सब है। ठीक है, हिंसा, भय एवं असुरक्षा का उपयोग करके किसी समाज को, सरकार को या फिर किसी समुदाय को अपनी शर्तों पर गलत तरीके से मनवाने की कोशिश की जाती है। आतंकवाद न केवल लोगों के जीवन पर हमला करता है बल्कि लोकतंत्र पर, मानवता पर और विकास की प्रकृति को भी बाधित करता है। प्रस्तावना आपको ऐसा कुछ लिखना है प्रस्तावना में, यदि एग्जामिनर की पढ़े भी ना तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, उसे नॉलेज है, अच्छे नंबर मिलने चाहिए बच्चे को। ठीक है, यदि आप इस तरह लिख के आते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। क्योंकि बताओ ऐसा क्या वर्ड है जो मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए। आतंकवाद आज की दुनिया का सबसे गंभीर चुनौती है कि नहीं है, चुनौतियों में से एक है। वो क्या करते हैं, ये मानसिकता और कार्यप्रणाली में से हिंसा का, भय का, असुरक्षा का उपयोग करके ही समाज, सरकार तथा किसी समुदाय को अपनी शर्तों पर गलत तरीके से मनवाते हैं, झुकाने की कोशिश करती है। आतंकवाद न केवल लोगों के जीवन पर हमला करता है, आपके लोकतंत्र पर, मानवता पर, अर्थव्यवस्था पर, सब में ये एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया में बाधित बनता है। कैसा विकास में बाधित बनता है, आप समझ लेते हैं आतंकवाद का अर्थ क्या है। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद शब्द का सम्मान अर्थ है आतंकी यानी डर फैलाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना। आतंकवाद शब्द का सम्मान अर्थ है आतंक यानी डर फैलाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना। आतंकवादी समूह राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक या आर्थिक कारणों से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सामूहिक डर पैदा करना है और शासन व्यवस्था को अस्थिर करना होता है। और सबसे बड़े कारण इसमें अशिक्षा, रोजगार। क्या अशिक्षा, रोजगार, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आतंकवाद शब्द का समान अर्थ है आतंक, आतंकी यानी डर फैलाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना। आतंकवाद समूह राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक या आर्थिक कारणों से हिंसा गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सामूहिक डर पैदा करना होता है। अब हम समझते हैं इसके आगे की लाइनों को। आतंकवाद के कारण, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद के कारण। अब हम समझ रहे हैं आतंकवाद के कारण और उद्देश्य क्या होते हैं। पहला है धार्मिक कट्टरता। क्या, धार्मिक कट्टरता, कहते नहीं हम धार्मिक कट्टर हैं। ठीक है, कोई हर लोग जो होते हैं अपने अपने धर्म को कट्टर मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हिंदू अपना कट्टर मानता है, मुसलमान अपना कट्टर मानता है, सिख अपना, ईसाई अपना, बौद्ध अपना, जैन अपना। ठीक है, तो इसमें मतभेद, लड़ाई करवा देते हैं, इसी की वजह से आतंकवाद होता है। क्या, आतंकवाद हमले होते हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण तो धार्मिक है, सबको एक रहना चाहिए, सबको भगवान प्रकृति की ओर अग्रसर रहना चाहिए, सभी को प्रकृति की पूजा करना चाहिए, केवल प्रकृति की पूजा करना चाहिए। आतंकवाद का कारण और उद्देश्य क्या है समझते हैं। धार्मिक कट्टरता, धार्मिक मान्यताओं का गलत अर्थ निकालकर युवाओं को भड़काया जाता है। कहते नहीं, धार्मिक मान्यताओं को गलत
अर्थ निकालकर गलत अर्थ निकालते हैं धार्मिक मान्यताओं को। यदि आपसे कोई कह रहा है आप प्रकृति की पूजा कीजिए, आप पेड़ों की पूजा कीजिए, तो लोग कहते हैं आप पेड़ पूजा पूजते हो। इसमें देखो पेड़ पूजा क्यों पूजे जाते हैं, देखो तो क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें लकड़ी देते हैं, वो हमें फल देते हैं, इस वजह से पेड़ को पूजा जाता है। और लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं और आतंकी हमले करवा देते हैं, भड़काते हैं लोगों को, ठीक है। धार्मिक कट्टरता में धार्मिक मान्यताओं को गलत अर्थ निकालकर युवाओं को भड़काया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता प्राप्ति या परिवर्तन के लिए हिंसा को हथियार बना लिया जाता है। अब देखो ऐसे बहुत से नेता हुए हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं भी जो सत्ता प्राप्ति के लिए हिंसा को हथियार बना लेते हैं। हिंसा में हथियार मतलब आपको आपस में लड़वा देंगे। अपना जो भी राजनीतिक हैं, राजनीति वाले लोग हैं, आपस में बैठकर खाना खाएंगे। मान लो आपस में बैठकर खाना खा रहे हैं, पर आपको कट्टर बनाकर धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर आपको आपस में लड़वा देते हैं। क्या करवा देते हैं? लड़वा देते हैं। हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए या फिर राजनीति अच्छे तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, पहली बात तो सत्ता प्राप्ति या परिवर्तन के लिए हिंसा को हथियार बना लिया जाता है। आर्थिक असमानता ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सभी लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेल देती है। ठीक है, कैसे? अब मान लो आतंकवाद करने के लिए किसी को आतंकी हमला करना है, उसको 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए दे दिए एक युवा को, और वो आराम से चला जाता है, कहता है कि चलो मैं जाता हूँ, मेरी फैमिली खुश रहेगी। इस वजह से पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली की वजह से बताओ हजारों की फैमिली उजड़ जाती है। आर्थिक असमानता गरीबी और बेरोजगारी युवाओं को आतंकवाद की ओर ढकेल सकती है। विदेशी हस्तक्षेप, कैसे? विदेशी हस्तक्षेप, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इस लाइन को अच्छे से समझना। गरीबी और बेरोजगारी युवाओं को आतंकवाद की ओर ढकेल सकती है, ढकेलती नहीं है, ढकेल सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कल्पना की जा रही है यहाँ पर। विदेशी हस्तक्षेप, कई देश अपने स्वार्थ के लिए आतंकवादी संगठनों को समर्थन देते हैं। वास्तव में बहुत से देश हैं जिनके मैं नाम तो नहीं ले सकता, आपको कुछ को नाम पता भी है, ठीक है, कि कई देश हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद संगठन को समर्थन देते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार। सोशल मीडिया इतना ज्यादा ब्रेन वॉश करता है, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। सभी लोग अपना पढ़ाई में फोकस करो, नॉलेज इकट्ठा करो। बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस में फोकस करो, पर सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है। सोशल मीडिया में यदि आप चाहते हो सोशल मीडिया करना, सोशल मीडिया का यूज ढंग से करो, उसका गलत यूज मत करो। सोशल मीडिया और प्रचार, गलत जानकारी और वैचारिक ब्रेन वॉशिंग आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आपको गलत जानकारी दी जाती है, ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये कुछ आतंकवाद के कारण और उद्देश्य थे। अब समझते हैं भारत में आतंकवाद, ठीक है। भारत में आतंकवाद एक दीर्घकालीन और गंभीर समस्या है जो देश की सुरक्षा, एकता और विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद तथा कट्टरपंथी विचारधाराएं इसके प्रमुख रूप है। आतंकवादी संगठनों में बाहरी समर्थन, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और गलत प्रचार जैसी चुनौतियां इसे और बढ़ाती है। भारत में आतंकवाद में क्या लिखना है आपको कि भारत में आतंकवाद एक दीर्घकालीन का मतलब होता है प्राचीन काल, बहुत बड़ी समस्या, बहुत पुरानी समस्या आप कह सकते हो, ठीक है, कि भारत में आतंकवाद एक दीर्घकालीन और गंभीर समस्या है जो देश की सुरक्षा, एकता और विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद तथा कट्टरपंथी विचारधाराएं इसके प्रमुख रूप है। आतंकवाद संगठनों के बाहरी समर्थन, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और गलत प्रचार जैसी चुनौतियां इसे और बढ़ावा देती है। थोड़ा सा और उसे भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आतंकवाद के अंत का उपाय। आतंकवाद के अंत का उपाय क्या है कि मजबूत सुरक्षा तंत्र होना चाहिए। आप कितना भी मजबूत सुरक्षा तंत्र कर लो, जिसे आतंकी करवाने हैं वो हो जाता है, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी काम में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। आतंकवाद के अंत का उपाय में ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम आतंकवाद रोका जा सकता है। पहला, मजबूत सुरक्षा तंत्र, युवाओं को सही दिशा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सोशल मीडिया पर नियंत्रण, ये सब देश का होना चाहिए, ठीक है। मजबूत सुरक्षा कैसे? खुफिया तंत्रों को मजबूत करना आवश्यक, जैसे हमारे खुफिया तंत्र चलते नहीं है, उनको मजबूत करना आवश्यक है। युवाओं को सही दिशा देना जरूरी है, युवाओं को सही दिशा देना जरूरी है। रोजगार और जागरूकता के माध्यम से युवाओं को आतंकवाद से दूर रखा जा सकता है। रोजगार दो युवाओं को, जागरूकता के साथ जानकारी सही से दो, और युवाओं को आतंकवाद से दूर रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए देशों को मिलकर
काम करना चाहिए। जो सभी देश हैं जहाँ-जहाँ आतंकवाद ज़्यादा होता है, उन सभी देशों को मिलना चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए देशों को मिलाकर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर नियंत्रण, मैं तो यही कहूँगा सोशल मीडिया पर यदि आप इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, तो भारत का ही सोशल मीडिया ऐप यूज़ करें, सभी जितने भी हैं, ठीक है? फ़ॉरेन मत यूज़ करो। और वैसे सरकार को भी ये काम करना चाहिए। ये काम हमारा नहीं है, ये काम सरकार का है कि सरकार के स्वयं के सोशल मीडिया ऐप्स होने चाहिए। जैसे चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, वैसे इंडिया के पास भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होने चाहिए। क्योंकि देखो जो फ़ॉरेन से अदर्स हैं वो फ़ेक न्यूज़ दिखाते हैं, भड़काऊ सामग्री तथा सख्त निगरानी होनी चाहिए। देखो, वो फ़ेक न्यूज़ बताते हैं, हमें सही जानकारी मिलनी चाहिए, भड़काऊ न्यूज़ बताते हैं, हमें भड़काऊ न्यूज़ नहीं चाहिए। हमें सख्त निगरानी रखनी चाहिए इन ऐपों पर। ये कुछ थे उपाय। अब हम समझ लेते हैं उपसंहार। क्या समझना? उपसंहार। आतंकवाद मानव सभ्यता के लिए एक घातक बीमारी है, जिसका उपचार केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। जब समाज जागरूक होगा, सरकार मजबूत होगी और विश्व एकजुट होगा, तभी आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार किया जा सकता है। शांति और मानवता ही आतंकवाद का सच्चा साधन है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है? आतंकवाद मानव सभ्यता के लिए एक घातक बीमारी है, जिसका उपचार केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। जब समाज जागरूक होगा, सरकार मजबूत होगी और विश्व एकजुट होगा, तभी आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार किया जा सकता है। शांति और मानवता की आतंकवाद का सच्चा साधन है। ये था हमारा निबंध। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है कि अष्टयाम के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ जी, अग्रदास जी, नाभादास जी, गोकुलनाथ जी। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सिंपल, और ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ पूरी बुक कर छाट कर, ठीक है? और जो पिछले साल के एग्जाम पेपर्स थे, पिछले साल के एग्जाम पेपर थे, उनको सभी को एनालिसिस किया है, अच्छे से समझा है कि कौन सा प्रश्न आपको बताया जाए जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन निकल के आए हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कि अष्टयाम के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ जी, अग्रदास जी, या नाभादास जी, या गोकुलनाथ जी। तो देखो, इसका सही आंसर है नाभादास जी। किसने? नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, प्रेमचंद, रामप्रसाद निरंजनी, या अमृतलाल नागर। आपको बताना है भाग्यवती उपन्यास। पहली बात तो देखो, भाग्यवती जो रचना है ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है? ये है श्रद्धाराम फुल्लौरी की। किसकी? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की ये रचना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भागवती किस विधा की रचना है, तो वो उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फुल्लौरी, या भरतेंदु हरिश्चंद्र, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपको बताना है कि राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। तो देखो, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा समझो कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है या यात्रा वृत्तांत है? तो सरयू पार की यात्रा, कलम का सिपाही, पथ का साथी, या परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है वो है सरयू पार की यात्रा। क्या है? सरयू पार की यात्रा। ये हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है। क्वेश्चन नंबर 5 समझो कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, राहुल संस्कृत्यायन, या अज्ञे। अब आपको बताना है अज्ञे का पूरा नाम क्या है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का क्या नाम है? मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या अज्ञे, या राहुल संस्कृत्यायन। तो हमारा सही आंसर हो जाता है राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर छठा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि सन्नाटा निबंध के लेखक हैं। सन्नाटा किस विधा की रचना है? तो पहली बात तो समझो ये निबंध विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी, अज्ञे जी,
हरिशंकर परसाई या वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो अज्ञे का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे, तो शॉर्टकट में केवल अज्ञे नाम लिख के आता, क्योंकि पूरी हिंदी में सबसे बड़ा किसी का नाम है तो अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का पूरा नाम एक बार और समझ लो, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। तो सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां था हमारा कि सन्नाटा निबंध के लेखक हैं। सन्नाटा पहली बात तो निबंध है और इसके लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। और 5वां प्रश्न था हमारा कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो राहुल संतकंतायन है। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है तो सरयू पार की यात्रा है। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाग्यवती पहली बात उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभादास जी हैं। अब हम समझते हैं इनके आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था। देखो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही ये प्रश्न बनता है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, पूना में स्थित है कि आगरा में स्थित है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8वां समझो, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली थी? 1957 में, 1857 में, 1873 में, 1947 में या 1975 में? हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? देखो प्रश्न हमारा कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली थी? तो 1857 में ढली थी। कब चली थी? तो देखो हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो 1857 में। कब? 1857 में हिंदी नई चाल में 1857 में ढली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है उसे समझते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। देखो जितने भी प्रश्न प्रथम से हैं, जैसे प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी और प्रथम डायरी, ये सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है भागवती, कंकाल, पुनर्वा या परीक्षा गुरु। तो जो हमारा प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। ये मैं एक क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार क्यों रिपीट करता हूँ? क्योंकि आप सुनते हो और सुनने से आपको जल्दी याद हो, इस वजह से मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु है। क्वेश्चन नंबर समझते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कि हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है ममता, पुरस्कार, इंदुमती या मधुआ। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है वो है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती और उपन्यास है परीक्षा गुरु। कहानी है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं। अनाम दास के पोथा के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, वियोगी हरि, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास के पोथा के रचनाकार हैं वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनाम दास के पोथा के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि रसस्य रंजन के रचनाकार हैं। रसस्य रंजन के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का कि रसस्य रंजन के रचनाकार हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रसस्य रंजन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रस रंजन रचना के कृति के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं या हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं? कभी कभी जनक पूछता कि हिंदी गद्य के जनक कौन थे या हिंदी जनक के प्रवर्तक कौन थे। इसी क्वेश्चन को घुमा देता है एग्जामिनर और आप भी घूम जाते हैं। जनक और प्रवर्तक एक ही होता है, पहले ये बात ध्यान देना। विकल्प में पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, रामचंद्र शुक्ल जी को, जयशंकर प्रसाद जी को या भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो हिंदी गद्य के जनक या प्रवर्तक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जनक या प्रवर्तक कहे जाते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ
किस कृति से माना जाता है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, ये प्रारंभ लिखा हुआ है, किस कृति से माना जाता है? अष्टयाम से, वर्ण रत्नाकर से, 84 वैष्णव की वृत्तर से, या चंद छंद वर्षन की महिमा से। तो खड़ी बोली का जो प्रथम रचना कह सकते हो, प्रथम कृति कह सकते हो, तो वो है चंद छंद वर्षन की महिमा। चंद छंद वर्षन की महिमा, ये प्रथम कृति है। खड़ी बोली गद्य का ये प्रथम कहानी है, या मतलब कृति है, रचना है, चंद छंद वर्षन की महिमा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, या बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित संपादित पत्रिका है? माधुरी, हिंदी प्रदीप, इंदु या प्रभा? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। ये है जो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। और एक क्वेश्चन पत्रिका का आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाना है, और वो कोई सी भी पत्रिका हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन भी समझते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका, क्या ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे या हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। पहला क्वेश्चन था कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप, और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पत्रिका से संबंधित है कि आनंद कदंबरी, क्या आनंद कदंबरी पत्र के संपादक थे? आनंद कदंबरी पत्र के संपादक थे भरतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन। इनका शॉर्ट नाम लिखकर आता है कभी कभी केवल प्रेम घन, तो आपको याद रखना है। आनंद कदंबरी जो पत्र के संपादक थे वे थे हमारे बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन। कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है, पत्रिका से संबंधित है कि सरस्वती के संपादक कौन थे? सरस्वती भी पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इस तरह भी आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। और विकल्प में क्या क्या दिया? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। देखो इसके रचना कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आप थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लाओ। देखो बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप लिखी गई थी, क्या हिंदी प्रदीप, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हिंदी प्रदीप के हैं। आचार्य रंजन शुक्ल जी भी नहीं है, श्याम सुंदर दास जी भी नहीं है, तो हमारा कौन बचता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बचते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका संपादित की थी। क्वेश्चन नंबर समझते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी या अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो वे अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां समझते हैं कि 84 वैष्णव की व्रता के रचयिता हैं। 84 वैष्णव की व्रता के रचयिता हैं विठलनाथ जी, गोकुलनाथ जी, नाबादास जी, चतुर्भुज दास जी। 84 वैष्णव की व्रता या यात्रा कहीं कहीं लिखा रहता है, या वृतांत भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि रचयिता कौन है? बताओ। विठलनाथ जी हैं, गोकुलनाथ जी हैं, नाबादास जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं। तो गोकुलनाथ जी हैं। कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास डंटन, श्याम सुंदर दास, मदन मोहन मालवीय या रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी ने काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ये संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खा, लल्लू लाल, सदल मिश्र या सदासुख लाल। आपको बताना है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो है इंशाअल्लाह
खा। रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो है इंसा अल्लाह खा। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ये भी इंटर के हिसाब से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन थे? वे थे इंसा अल्लाह खा। कौन थे? इंसा अल्लाह खा। क्वेश्चन नंबर 23 समझो। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। जैसे रानी केतकी कहानी महत्वपूर्ण है, वैसे नासिकेतोपाख्यान भी महत्वपूर्ण है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी इंसा अल्लाह खा या मुंशी सदा सुखलाल। तो आपको बताना है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो वो है सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं। खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय या वर्ण रत्नाकर, गोरा बादल की कथा, भाषा योग विशिष्ट। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। बताओ इनमें से कौन सी है? कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय या वर्ण रत्नाकर, गोरा बादल की कथा, भाषा योग विशिष्ट। आपको बताना है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये है गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य, ये बात भी याद रखना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो गोरा बादल की कथा। कौन सी है? गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 25 समझो कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी, अर्थात किसके युग में? द्विवेदी युग में, भरतेंदु युग में, छायावाद युग में, पूर्व भरतेंदु युग में ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो वो भरतेंदु युग में हुई थी। कब हुई थी? भरतेंदु युग में हुई थी। पूर्व भरतेंदु युग में नहीं हुई थी। यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भरतेंदु युग में ही हुई थी। कब हुई थी? भरतेंदु युग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 समझो कि नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर से के रचनाकार हैं। रचना की विधा है इसमें। नीड़ का निर्माण फिर से रचनाकार की रचना की विधा पूछ रहा है। रचना की विधा, वैसे ये किसकी रचना है? कि हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर से ये हरिवंश राय बच्चन की है। ये किस विधा की रचना है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है या उपन्यास है? तो नीड़ का निर्माण फिर से ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर से ये कैसी रचना है? किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, आत्मकथा है, निबंध है, उपन्यास है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ये प्रश्न में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ये कंपटीशन लेवल में भी कभी कभी ये रचना पूछी जाती है, भारत दुर्दशा। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, राय कृष्ण दास जी की, श्याम सुंदर दास जी की, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो आपको बताना है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो वो है भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा की रचना की थी। अब आपसे क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। कल्प वृक्ष निबंध है। पहली बात तो ये निबंध है। कल्प वृक्ष क्या है? निबंध है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं। अब इसके लेखक पूछ रहे हैं कल्प वृक्ष किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा है, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहली बात तो ये समझो कि कल्प वृक्ष किस विधा की रचना है? ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की? निबंध विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कल्प वृक्ष की रचना की थी। राष्ट्र का स्वरूप आपके पहला चैप्टर है, ये इसकी रचना भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की थी। तो कल्प वृक्ष की रचना किसने की थी? वासुदेव शरण अग्रवाल ने की थी। और किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30वां समझो कि बेईमान की परत, बेईमान की परत के रचनाकार हैं। बेईमान की परत के रचनाकार हैं मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको बताना है बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? वो है हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। बेईमान की परत
के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई जी ने बेईमान की परत नामक रचना की थी। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 30। अब हम समझते हैं इसके आगे। 31 है हमारा, कमल का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। पहले बात तो ये समझो, कमल का सिपाही किस विधा की रचना है? ये जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की? जीवनी विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? शांति जोशी, अमृत राय, यशपाल, रामविलास शर्मा। आपको बताना है कमल का सिपाही किसकी रचना है? कमल का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? वो है अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय जी। कमल का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। अमृत राय जी ने कमल का सिपाही लिखी थी और ये जीवनी विधा की रचना लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 32 समझो, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती के लेखक हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती के लेखक हैं और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मुंशी सदा शुक्ला या भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। वैदिक हिंसा हिंसा के जो लेखक हैं वो हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वैदिक हिंसा हिंसा न भवती की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। देखो, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। ये परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। एक बार इसको और दोबारा समझो कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, मौलिक उपन्यास कह दो चाहे उपन्यास कह दो, प्रथम उपन्यास है। और परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी। कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं। भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या राम प्रसाद निरंजनी। आपको बताना है भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन हैं? सदा सुखलाल जी हैं, सदल मिश्र जी हैं, लल्लू लाल जी हैं या राम प्रसाद निरंजनी है। तो भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन? राम प्रसाद निरंजनी है भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 35 समझो, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय नागर या अमृत राय। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा की रचना की थी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा की रचना की थी। किसकी थी? आवारा मसीहा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 36 समझो, माधव विलास। माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, गोकुलनाथ जी। तो माधव विलास के लेखक कौन है? आपको बताना है माधव विलास के लेखक कौन है? तो वो है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल जी ने माधव विलास की रचना की थी। जैसे आपको मैंने दो रचनाएं पहले बताया था, नासी के तो पख्यान और बताई थी एक था रानी केतकी की कहानी। वैसे ये कहानी एक रचना है। माधव विलास के लेखक कौन थे? तो लल्लू लाल जी थे। कौन थे? लल्लू लाल जी थे। क्वेश्चन नंबर 37 समझो, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं सदल मिश्र, स्वामी दयानंद, राजा लक्ष्मण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं वो हैं स्वामी दयानंद। कौन? स्वामी दयानंद जी। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन समझो कि पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं। पैरों में पंख बांध करके लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यायन, संवेक राघव, पांडे बेचन शर्मा उग्र या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पैरों में पंख बांध करके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं। देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कितनी अच्छी रचना का नाम रखा था, पैरों में पंख बांधकर। देखो, हाथों में पंख, चिड़ियों के पंख कहाँ होते हैं? पीछे होते हैं ना, कंधों के बगल में। वैसे इंसानों के यदि पंख लगा जाते तो कहाँ? कंधे में लगा जाते हैं ना। पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांधकर की रचना की थी। देखो, पुस्तक का नाम है पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, के लेखक कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे। अब हम समझते हैं इसके आगे।
क्वेश्चन नंबर 39 समझो कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1932 में, सन 1942 में, सन 1936 में, सन 1943 में। तो बताओ प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि कंकाल कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। पहली बात तो समझो कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? अज्ञे जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद जी। तो कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी कंकाल के रचनाकार हैं। उन्होंने उपन्यास पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो 41 अर्थात 41 नंबर का क्वेश्चन हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? नरपति नल्ला की, राम प्रसाद निरंजनी की, चंद्रबरदाई की, अमीर खुसरो की। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? वो चंद्रबरदाई जी की रचना। किसकी है? चंद्रबरदाई जी की रचना। और ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी? पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई जी की रचना है। आगे समझो क्वेश्चन नंबर 42 समझो कि कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, गिरजा कुमार माथुर। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कौन है? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 समझते हैं कि लोकतायन कृति के रचनाकार हैं। लोकतायन कृति के रचनाकार हैं निराला, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, या सुमित्रानंदन पंत। तो आपको बताना है कि लोकतायन के रचनाकार कौन है, कृति के रचनाकार कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो क्वेश्चन है हमारा कि लोकतायन कृति के रचनाकार कौन है? तो निराला जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखो रामधारी सिंह दिनकर का पूरा हाथ में कभी कभी राम दिनकर भी लिखा रहता है, तो इनका पूरा नाम याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। महादेवी वर्मा, ये सुमित्रानंदन पंत है। तो आपको बताना है कि लोकतायन कृति के रचनाकार कौन है? तो वो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है अर्थात 44 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा लहरी काव्य कृति के लेखक का नाम है। गंगा लहरी काव्य कृति के लेखक का नाम है अर्थात गंगा लहरी रचना किसकी, ये पूछ रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, बरतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसी? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की गंगा लहरी रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा सकेत। सकेत एक क्या है? महाकाव्य है के रचनाकार हैं। सकेत क्या है? एक महाकाव्य है। इसकी रचनाकार कौन है अर्थात कि किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की, दिनकर जी की, भगवती चरण वर्मा की। दिनकर का पूरा नाम आपको मैंने अभी बताया, रामधारी सिंह दिनकर। ये लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त। तो सकेत के रचनाकार कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने सकेत महाकाव्य की रचना की थी। और जो सकेत है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मैं सकेत कहता हूँ क्योंकि आप पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर को उठा के देखना, सकेत आपको वहाँ मिल जाएगी। 100% सकेत रचना मिल जाएगी। ये किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 46 समझो कि तार सप्ताह के संपादक हैं। देखो तार सप्तक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। यदि तार सप्तक से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो तार सप्तक 100% क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं आप यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक से ही क्वेश्चन पूछता है। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे अर्थात इसकी रचना किसने की थी? निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे या श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के जो संस्थापक थे वो थे अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे जी। तार सप्तक के संपादक कौन थे? वो थे अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे जी। क्वेश्चन नंबर 47 से ये प्रथम तार सप्तक है क्या? केवल तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछे या प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछे तो आपको बताना होगा 1943 बताना होगा। क्या बताना होगा? 1943। या प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष था? 1943 में। कब? 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ
था। तार सप्तक के संपादक पूछे या रचनाकार पूछे तो आपको अज्ञेय बताना होगा। क्या? अज्ञेय जी। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था। अब इस सेकंड क्वेश्चन भी इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 समझो कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना। अब आपको दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है 1943, 1960, 1951। तो प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 में। कब? 1943 में। तो दूसरा हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में हुआ था। और तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? बताओ। 57 में, 1957 में, 1959 में, 1960 में या 1965 में। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। क्या है? 1959। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। एक बार हम यहाँ तक और समझ लेते हैं। पहले समझो 49 नंबर का क्वेश्चन है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। इसको कहीं साइड पर लिख लो, अपने नोट्स पर कहीं पर भी किसी भी पेज पर हिंदी के लिख लो कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951 में। और तार सप्तक का प्रकाशन, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। और तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। कौन जी हैं? अज्ञेय जी है। और यहाँ से 100% तार सप्तक से यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा, यही चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 समझते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है। मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या गिरजा कुमार माथुर। क्वेश्चन हमारा चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? वो है, चलो इसका आंसर आप कमेंट में देखो। कहाँ दो? कमेंट में दो। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हमने सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लिया। गद्यांश, पद्यांश, लेखक, कवि, कहानी, रस, छंद, अलंकार, पत्र, निबंध, गद्य के साहित्य, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है कि बहुत कम लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा होगा। जिन्होंने देखा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जाम में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।